अभी एक ही में लगा करेगी क्या? पक्का है? oh, यस। फिर देख ले फिर ये क्या बोलता है। कुछ बोल रहा है अब? तो मैंने कुछ बोला है? हैं? लाइव न्यू एक्स्ट्रा अभी नहीं है, जाके देखना पड़ेगा, फिर ले आऊंगी। मेरे पास बैरक नहीं है। घर मीन्स कितनी दूर है? क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है, आने दो सबको स्टूडेंट्स को, फिर शुरू करते हैं आपका टीपी। आज 2 नए सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं। 3 नए सब्जेक्ट्स होगा। कोई ना, इतनी सारी ट्रेजेडीज है ना लाइफ में, दिख रही है। हाँ जी तान्या, कैसे हो? इतने दिनों बाद कहाँ थी? पिछले वाले सब्जेक्ट्स कवर अप हुए? तो ज्यादा नहीं है। चलो इसी को समझना पहले। सभी ठीक है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो एक्ट है 1882 का एक्ट है। एज पर दिस एक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बाद आया। ठीक, ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है आपका। और जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं आपके, वो एज पर आर्टिकल 372 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स रहते हैं तब तक जब तक वो इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि इसके ईयर के हिसाब से ये बना आपका 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले तो 13 आर्टिकल के क्लॉज 1 के अंदर ये लॉ कवर होता है। So that is also known as a pre-constitutional law upon which the two doctrines can be made applicable. One is variability and other is eclipse. That is not a part of discussion here, but ये दो doctrines जो हैं वो आपकी 1882 के law के हिसाब से लगती है। अब आ जाओ एक्ट के ऊपर, मैं पीछे से लेके जा रही हूँ एक्ट के ऊपर। एक्ट जब भी मैं बड़ा ए यूज करूंगी वो हमेशा एक अनैक्टमेंट होगी, एक लेजिस्लेशन होगा आप लोगों का जिसको आपके प्रेसिडेंट ने असेंट किया होगा। एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म ए कैपिटल विद दिस एक्ट। इस एक्ट में और इस एक्ट में क्या डिफरेंस है, वो क्योंकि आईपीसी भी अब आज स्टार्ट होगा तो इसके साथ डिफरेंस आपको समझ में आएगा। एक्ट का मतलब इस वाले का कोई भी काम करना, ठीक है, एनी वर्क दैट यू वांट टू डू इज एन एक्ट, बट दैट एक्ट जिसमें ए कैपिटल है, ये एक्ट का मतलब है एक लेजिस्लेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोडिफाइड लॉ और अनैक्टेड लॉ। या तो कोडिफाइड बोल दो इंटरचेंजेबली या अनैक्टेड बोल दो कि ये अनैक्ट की गई है। ये जितने भी लॉज आपके बनते हैं ये तीनों रीडिंग से निकलने के बाद आपके लॉ बनने के बाद आपको ये अप्रूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट की असेंट के साथ। So all the acts with capital A are the enactments or the codified legislations which has been drafted by the legislature of our country. समझ में आया यहाँ तक?
एक्ट दोनों में डिफरेंस। अब आ जाओ प्रॉपर्टी। इनिशियली अगर आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो वर्ड प्रॉपर्टी है, हमने कहीं पे भी उसके साथ इमूवेबल वर्ड को प्रीफिक्स नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, जब भी मुझे अपने पास से उसको एलिनिएट करना है, ट्रांसफर करना है टू सम अदर पर्सन, तो मुझे उसके लिए कौन सा लॉ देखना पड़ेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैन बी बोथ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट में बी योर इमूवेबल, दैट में बी योर मूवेबल। जनरली जब हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसके ऊपर इस एक्ट की जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। मैं ये नहीं कहूंगी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग आपका ये लॉ डील नहीं करता। उसके रिगार्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, जहाँ पे बेलमेंट, प्लेज आप पढ़ते हो। उसके साथ साथ आपका सोगा भी है, जब आप आज से शुरू करोगे पढ़ोगे, तो वो सब भी मूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। लेकिन ये मूवेबल प्लस इमूवेबल दोनों की बात करता है, और इमूवेबल इलैबोरेटली बात करता है। बट इलैबोरेटली बात करने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव इन नेचर है। दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, माइंड इट। ठीक है, प्रॉपर्टी कैन बी बोथ मूवेबल इमूवेबल हियर। यस, अब आ जाओ ट्रांसफर। सो जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा तो प्रॉपर्टी में दोनों चीजें आ गई आपकी, मूवेबल इमूवेबल। अब आ जाओ ट्रांसफर। ट्रांसफर को हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। दैट इंटरेस्ट, अब ध्यान से सुनना, 4-5 टर्म्स यूज करूंगी आज, ब्रीफ बैकग्राउंडर देके स्टार्ट करेंगे। दैट इंटरेस्ट में भी कंटिजेंट, दैट इंटरेस्ट में भी वेस्टेड, दैट ट्रांसफर में भी only for the possessory title or a restricted transfer, that transfer may be an absolute transfer. Getting my point? तो ट्रांसफर दो तरीके से हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड ट्रांसफर, या एब्सोल्यूट ट्रांसफर। जब भी एब्सोल्यूट ट्रांसफर आएगी तो आपका इंटरेस्ट जनरली वेस्टेड कहलाता है। वेस्टेड मींस जो आपके पास हमने राइट्स को दे दिया, वेस्ट कर दिया आप लोगों के अंदर। और कंटिजेंट मींस कंडीशनल, कहीं ना कहीं पे हम आपके राइट को वेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद करेंगे, तो वो आपका कंडीशनल इंटरेस्ट जो है वो कहलाता है। Anyone having any problem online? श्रेया, एकता, गुंजन? Now coming to this creation of new interest, that interest may be vested, that interest may be contingent interest, right? तो इंटरेस्ट में जब हम बात करेंगे तो ये दोनों इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंटिजेंट क्या है, वेस्टेड क्या है, जब हम सेक्शन 19 सेक्शन 21 में जाएंगे तो हम वहां पे वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें काफी एग्जांपल्स हैं। लेकिन अभी के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल से इस पूरे एक्ट को समझते हैं। यही 4 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑफ इज जस्ट द preposition that we are using. So ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे, जिसके साथ मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लगाऊंगी और स्टैम्प एक्ट भी लगाऊंगी, सोगा भी लगाऊंगी, जीएसटी और आपके स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी भी लग सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू, आप सबको पता है ये बेसिक डे टू डे वर्किंग वाली चीजें हैं जो हम अभी यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, फॉर एनी काइंड ऑफ एलिनिएशन स्लैश ट्रांसफर देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। चाहो तो लिख लेना,
Contractual obligation means there must be the basis on which the transfer is done, and that can be done generally by the documents. Documentation here means in writing format, specifically when we are dealing with those kinds of properties which are generally immovable property. मैं generally की बात कर रही हूँ, दोनों में अभी confusion create मत करो, ठीक है? A एक person है, he wants to transfer his immovable property. ध्यान से अब यहाँ पे देखना. A wants to sell कर लेते हैं, sell his immovable property to B. ठीक है? Who's the seller here? And who's the buyer? एक अग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज चाहिए, हैं दो पार्टीज, ठीक है? एक अग्रीमेंट बन गया with the two parties, ठीक है? One agreeing to sell, another is agreeing to buy. अब इसके साथ हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट की लिंकेज. As I said, TPA is not exhaustive in nature. It is dependent upon your Indian Contract Act also. So for that, इसने बोला that I want to sell my immovable property. ये इसकी एक immovable property है, say worth rupees 1 CR. ये ट्रांसफर करना चाहता है. इसके अंदर सेल डीड बनेगी. What is the sale deed? Deed is a document or an instrument. ठीक है? It is a document / an instrument. वो इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा होगा? इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, that he is ready and willing to sell this property worth rupees 1 CR to this B and B is ready and willing to accept that. अब एक्सेप्टेंस आ गई. इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट जो मैंने पढ़ाया वो कहता है कि जिस दिन सेल डीड हुआ उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन की डेट लेके आनी है. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की है. जब भी एक प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की होगी वो एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 के हिसाब से उसकी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. लॉ उसके बिना कहीं पे भी आपको अलाउ नहीं करेगा आपके राइट्स देने के लिए. ठीक है? आपके राइट्स जो है पोजेसरी हो सकते हैं लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकते. हमने क्या बोला, ट्रांसफर में ये तो सेल करना चाहता है ना, तो इसमें इसकी इंटेंशन क्या दिख रही है कि मैं ए हूं सपोज, मुझे अपने पूरे के पूरे राइट्स गिव अप करने हैं. तो कहीं ना कहीं पे एब्सोल्युटली मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रही हूँ? बी को ट्रांसफर कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो क्रिएशन हो रहा है न्यू इंटरेस्ट का, क्या वो ये वाला हो रहा है ना? प्लस जो ट्रांसफर हो रही है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रही है, एब्सोल्यूट एलिमिनेशन है ना, कि ये खुद लेगा प्रॉपर्टी और इसके बदले में मैं पैसे ले रही हूँ. सो कंसिडरेशन आ गया. कंसिडरेशन आ गया कहीं ना कहीं पे. अग्रीमेंट के सेंचर्स देखते चलो ना साथ के साथ, कि ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, कंसिडरेशन हुई और उसके बाद आपका अग्रीमेंट आ गया, है ना? अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. ये जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ध्यान से समझना, ये जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, यहाँ पे ये एक ब्रॉथल इंस्टीट्यूशन रन करना चाहता है. सो द पर्पस इज इमोरल, ट्रैफिकिंग किसी और चीज के लिए. ठीक है? अब अग्रीमेंट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये जो सेल करना चाहता है ये इमोरल पर्पस के लिए करना चाहता है. क्या ये जस्टिफाइड है? क्या आपको लॉ अलाउ करेगा? नो. तो अगर लॉ इसको अलाउ नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज कहाँ कवर हो रही है? विच मीन्स इट इज मियर अग्रीमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वहां जाके आपका ये जो इंटरेस्ट है ये क्रिएट नहीं. सपोज इट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस. ये आपकी एक कमर्शियल बिल्डिंग है और लॉफुल बिजनेस यहाँ पे रन करना है. से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज टू बी देयर और इसके रिगार्डिंग बात करनी, तो फिर ये अलाउड है और यहाँ पे वो सेल करके उसकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप लेगा. ठीक? रजिस्टर कराओगे तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, स्टैम्प एक्ट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगवानी पड़ेगी और उसके बाद जाके आपको डेट दी जाएगी जहां पे आपने अपीयरेंस आके सारे डॉक्यूमेंटेशंस को टेंडर करके आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी. जैसे ही वो सब कुछ हो गया, automatically the transfer has been done from this person to this. Now who's the transferor here? A is the, and who's the transferee? जिसको दिया गया वो ट्रांसफरी कहलाता है, जिसने दिया
वो ट्रांसफर होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक एग्जाम्पल समझ में आया? दैट में बी इजी फॉर यू, है ना? Another example is A wants to sell his movable property, say his laptop. मूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करानी मैंडेटरी है, ठीक है? अब जब मूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करानी मैंडेटरी नहीं है तो क्या यहाँ पे ये ओरल ट्रांसफर हो सकती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अग्रीमेंट को जरूरी नहीं है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मे बी ओरल, इट मे बी इन राइटिंग, तो दोनों की चीजें जो है वो की जा सकती है। तो इसके हिसाब से जो है ये जो पर्सन है यहाँ से ये विदाउट एनी राइटिंग कर सकता है। बट क्या ये भी ट्रांसफर है ट्रांसफर, जिसमें वो क्या करेगा, कंसिडरेशन ले रहा है। कंसिडरेशन लेने के बाद अब आपको एक प्रूफ चाहिए। किस चीज का प्रूफ चाहिए? एक तो आप कहते हो जी मैं तो कैश में पैसे लूंगा, कैन यू प्रूव द कैश ट्रांजैक्शन? फर्स्ट, डिफिकल्ट टू प्रूव, है ना? दूसरी चीज, अगर ट्रांसफर हो गई है तो क्या प्रूफ है कि ये लैपटॉप आपके पास से मेरे पास आया है और ये आपने मेरे को वैलिडली ट्रांसफर किया? कैसे प्रूव करोगे हम इन चीजों को? दैट बिकम्स डिफिकल्ट. So don't you think it is always better that in some writing, that may be just general writing on a paper, कि आपने ये रिसीव किया और मैंने इसके बदले में आपको लैपटॉप दिया, हो जाता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? रिसीट हो सकती है। या जब आप शॉपकीपर को जाते हो अपना मोबाइल सेल करने के लिए जाते हो, ताकि कि जी मुझे कोई बंदा मिल गया, वो सेल मतलब आपका मोबाइल खरीदने को तैयार है, आप ही ले जाओ, तब वो कुछ पूछते हैं रीजन? Yes, of course, that can be a proof. हाँ जी, कैसे? आप बल्कि मोबाइल भी छोड़ाते हो वहाँ पे कि भैया ये ऐसा है, इसको सारे को रीसेट करने के बाद आप अपने पास रखो, जब कोई आ जाएगा आप मुझे बता दो, है ना? दैट इज ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। वो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे आपका आधार कार्ड की कॉपी लगती है, ऑफ कोर्स लगती है। अगर आप नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स एक ऐसा मोबाइल आप दे रहे हो कि ठीक है उसकी वैल्यू कम है आपके हिसाब से, वो बिक रहा है कि चलो चला जाएगा, किसी को भी ले लेंगे। तो जो सॉरी टू से दैट, बट जो जैसे होते हैं ना लेबर क्लास लोग हैं या कुछ है, वो उनको चाहिए होता है बहुत सस्ता सा मोबाइल, तो वो ध्यान नहीं देते कि ठीक है कितने का भी मिल रहा है कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन ना हो, सिम वगैरह ठीक होना चाहिए और वो IMEI नंबर जो है, IMEI नंबर जो है वो ठीक हो, तो उस हिसाब से वो शॉपकीपर पे ट्रस्ट करके लेते हैं। बट अदरवाइज अगर आप कोई भी अच्छा फोन देते हो जिसका बिल नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपके आधार कार्ड का प्रूफ लगता है? कभी दिया है ऐसे? लगता है अगर अच्छा जेन्युइन बायर होगा या कोई शॉपकीपर अच्छा होगा तो वो देते हैं, आधार कार्ड की कॉपी लगवाते हैं। इसने नहीं लगवाई होगी, है ना? नहीं लगवाई। इन ट्रांजेक्शन्स पे थोड़ा ध्यान रखा करो अगर आपको अपना शॉर्ट प्रूफ देना है, सो दैट योर नंबर्स और अदर वे could not be misused. चलो, कमिंग बैक टू द सिचुएशन हियर, ट्रांसफर, लैपटॉप ट्रांसफर किया, जरूरी नहीं है इन राइटिंग हो, बट क्या ये भी ट्रांसफर है? क्या इसमें भी क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट है? यस। कौन सा इंटरेस्ट? वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें भी, अगेन कंटेजेंट तो नहीं है। हाँ, कंटेजेंट कब होता है? जब तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम लोग 10th में +2 में या लॉ में इतने मार्क्स ले आओ, तब तुम्हें मैकबुक या एप्पल का फोन या कुछ मिलेगा, और तुम ले आए उसके बाद वो मिलता है, ठीक है? कंटेजेंट इंटरेस्ट देन गेट्स बिकम वेस्टेड एंड एब्सोल्यूट। अगर 18 से ऊपर हो जाते हो, ऑफ कोर्स लॉ कॉलेज में इसमें तो हो ही जाओगे, तो उस केस में फिर तुम एब्सोल्यूट ऑनर भी बन जाते हो, अदरवाइज तो नहीं बनता। ठीक है जी, समझ में आया? ट्रांसफर समझ में आई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर जो है इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज एक्चुअली द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट, that interest may be vested contingent which may result into the absolute ownership or the possessory ownership or the restricted ownership, ठीक है? कमिंग बैक टू इट, अब ये जो ट्रांसफर है ना टीपीए के हिसाब से, ये आपकी जनरली दो तरीके से की जा सकती है। वैसे तो 3 मोड्स हैं, बट अभी के लिए मैं 2 समझाऊंगी आपको। टीपीए में या कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि टीपीए एग्जॉस्टिव तो है नहीं, अभी बताया, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है। कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बनाते हो बच्चे आप लोग, अपार्ट फ्रॉम द कंडीशंस दैट हैज बीन लेड डाउन फ्रॉम 10 till 23, और आई वुड से 10 till 30 या 10 and 23, 4 चीजें बताई मैंने। कॉन्ट्रैक्ट, अगर किस किसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है यहाँ पे?
ओके, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना और समझना, तभी ये चीज समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बनाओगे उसमें क्या कहीं पे ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे? कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन बना सकता है वो दे रखा है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, इमोरल पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोरालिटी है। अगर बच्चे दो मेजर लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं जो लॉफुल पर्पस है, क्या उसका मोड दे रखा है कि तुम कैसे एंटर करोगे कैसे एंटर नहीं करोगे? नहीं दिया हुआ। वो कौन गवर्न करता है? बाय द पार्टीज कंसर्न, एक्ट ऑफ द पार्टीज। याद रखना, एक्ट में ए छोटा, एक्ट ऑफ द पार्टीज, कि जो उनका आपस में कंडक्ट है उसके थ्रू वो लोग गवर्न होते हैं पार्टीज के थ्रू, और वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। है अग्रीएबल चीज? अब तुम सब साउंड माइंड के, प्रिजम्पशन। सेकंड इज मेजर, सेकंड प्रिजम्पशन। अब ये जो दोनों प्रिजम्पशन है दोनों रिबटेबल बाय लॉ है या इरिबटेबल है? पक्का ना? तेरे केस में रिबटेबल और इरिबटेबल है। चलो ठीक है, हाँ मैं तो कर ही लूंगी। ठीक है, प्रिज्यूमिंग कि आप सब जो हैं वो मेजर हैं, एंड प्रिज्यूमिंग कि आप लोग सब साउंड माइंड के, ठीक? आप लोगों ने ऑफर और एक्सेप्टेंस दी है किसी को भी, रैंडम पर्सन। क्या यहाँ पे सपोज अर्श वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम अर्श पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं दैट ही कैन ओनली एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मयंक, ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हियर? द आंसर इज पार्शियल इज ओनली फॉर सम अदर पर्पस, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, बट वो अलग चीज है। जब हम 28, 27, 26 पढ़ेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉर्मल रूल इज हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते। ये अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है, मूवेबल इमूवेबल का, साउंड माइंड का है, मेजर है, और लॉफुल पर्पस के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट के हिसाब से लॉफुल कंसिडरेशन लेके ये काम कर रहा है, तो हम इसको नहीं रोक सकते। अब व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट इज लॉफुल पर्पस, ये बहुत एग्जॉस्टिव चीजें हैं जिसमें आपको केबिन एंड कन्फाइन हम नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसे गया किसी के पास, वो मैनर थोड़ी ना प्रोवाइडेड है कि सुबह जा सकता है शाम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। तो इसका मतलब कि कुछ चीजें एक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू गवर्न की जाती है, ठीक है। इन द सेम वे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गवर्नड बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। एक्ट ऑफ द पार्टीज अब समझ में आया क्या होता है? which means A wants to sell his property to B. That is his discretion. So A is the offerer and B is the acceptor and the proposer. Proposee, sorry. ठीक? तो प्रपोजल में जहां पे उसने किया, बट ये तो उसकी चॉइस है ना, वो बी को दे, वो सी को दे, वो डी को दे। तो एक्ट ऑफ द पार्टी से आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न होता है। Under certain restrictions, it is also governed by the court's order, by the operation of law. वो भी अभी हम पढ़ेंगे। कुछ जगहों पे ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी होता है, ठीक? कि कुछ जगह लॉ कहेगी कि जी आप दोगे। इसकी एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जीक्यूशन के दौरान सिविल लॉ में एग्जीक्यूशन हो गई, मनी डिक्री या कोई भी चीज है, आपकी एग्जीक्यूशन कर दी। मॉर्गेज की बात कर लेते हैं, मॉर्गेज के बाद आपका सेल का राइट अराइज हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूशन के दौरान कोर्ट इंटरफेयर करता है ना जब ऑक्शन सेल कराता है, तो वो जब प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होती है वो बाय और विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ठीक। और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें मैं अभी लिखवाऊंगी कि ट्रांसफर इज गवर्न्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आए ये भी सबको? अभी तक मैंने ट्रांसफर का मैं बेराट भी नहीं अभी खोला है, लेकिन ये वर्ड समझ में आ गए सबको। तीसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 53A तक मेजर चंक है आपका, ठीक है। वो मेजर चंक में अप टिल 37 सेक्शंस सारी चीजों की बात करेगा। 37 के बाद 38 से लेके 53A तक क्या सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है? 38 से वही तो 37 तक कर दिया ना बच्चे। इसका मतलब मूवेबल इमूवेबल दोनों, लेकिन जनरली ये ज्यादा डील करता है इमूवेबल के साथ, ठीक है। पुराना लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का लॉ है। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इतनी डिटेल्ड चीजें हैं जिसको समझना
बहुत जरूरी है। एंड स्पेसिफिकली आपकी डॉक्ट्रिन्स लाइक इलेक्शन लिस्पेंडेंस, पार्ट परफॉर्मेंस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिकली इलेक्शन ऐसा है 35 का, कि आपको बेयर लैंग्वेज समझाना गेट्स लिटिल डिफिकल्ट, because it's very huge and otherwise also difficult. हाँ, अगर मैं आपको नॉर्मल पार्लेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझाऊं तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को बेयर लैंग्वेज से एक एक वर्ड से समझना थोड़ा टेक्निकल होगा, तो उसमें आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, राइट? साथ के साथ एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा मैं बोलूं आपको, उतने ज्यादा आपने इसमें पढ़ने हैं, और वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताया करूंगी, जैसे हम सक्सेशन में कर रहे थे। अब बेयर एक्ट निकालो, और जिस जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है जरा बताना मुझे। नहीं, क्लास से बाहर तो नहीं निकाल लूंगी। नहीं है, शिमला लेने जाओ। आपके पास नहीं है, आप तो चलो आज फर्स्ट टाइम है आपकी क्लास, और पता था मुझे तुम्हारा, तो मिला नहीं, कहाँ से नहीं मिला तेरे को? घर पे था। बेयर नहीं है, खरीद के लाओगे? एक इन भैया का भी ले आना। नया नहीं चाहिए तो फिर पड़ेगा कैसे? बड़ी जल्दी नहीं आया तू? और वो कहाँ से लिए? अच्छा, अकेला तो आने से रात क्या नॉट अलाउड? मैंने मार्क करवाना हुआ कुछ तो। चलो एनीवेज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का प्रियम्बल निकालिए प्लीज। डायरेक्ट लायो? पानी में आ ही जाएगा ना। फॉर मी इट्स नॉट माइनर, फॉर मी इट्स मेजर ना। एक क्वेश्चन आता ना, इसलिए वो कह रहा है माइनर है। चल 2 लगा ले, 15 नंबर से तो ऊपर नहीं आता। चलिए, नहीं, इंटरव्यू में पूछना है क्वेश्चंस। हरियाणा में नहीं आता, पीटी में भी हार्डली, वैसे पूछ ले तो पूछ ले, घुमा फिरा के, नहीं तो नहीं आता। इंटरव्यू में पूछते हैं। पंजाब में आता है, पंजाब लैंड रेवेन्यू के साथ भी आप इसको पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। चलो, आओ जी आओ। हाँ जी बिल्कुल आओ, वेलकम टू द क्लास। लेट कैसे हो गया? बारिश ज्यादा थी है? तो यहाँ पे आके अरविंदर, अरविंदर है ना नाम, और कमजोर नहीं हो गया? क्या हो गया, स्ट्रेस ज्यादा है? चलो जी, एन एक्ट टू अमेंड the law relating to the transfer of property underlined by act of parties। देखा है ना, by act of parties। अभी क्या समझा है? ट्रांसफर कैन बी डन बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, और इट कैन बी डन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जनरली ये किस पे डिपेंडेंट है? प्रियम्बल, एक्ट ऑफ द पार्टी। जो मेजर चंक में ट्रांसफर होगी एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो आपकी होगी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे एक्ट का ये छोटा है, विच मीन्स जो मैंने आपको एक्ट वर्ड समझाया था, ये उसकी बात कर, ठीक है? अमेंड की बात की गई है, ना डिफाइन की बात की यहाँ पे, ना इन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड यूज किया। तो जब एक वर्ड कंसोलिडेट मिसिंग हो आपके प्रियम्बल में, इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव नहीं होता। इसका मतलब कि वो लॉ खुद में कंप्लीट लॉ नहीं है, उस लॉ को दूसरे लॉ की हेल्प चाहिए ही चाहिए। और बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी तक दी आपको वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
जिसके ऊपर आपका टीपीए बेस्ड है। बेस्ड कैसे है कि जब भी ट्रांसफर हो रही है एक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू, तो ऑफ कोर्स वहां पे हर हाल के अंदर आपका अग्रीमेंट बनेगा। और अग्रीमेंट के रूल्स कहाँ से देखेंगे? जो सेक्शन 10 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें हम अग्रीमेंट के रूल्स देखेंगे। लिखा है ना वहां पे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने कंडीशंस लिखी हुई है। क्या क्या कंडीशंस है? if it is by the competent parties, free consent, and for lawful purpose, for lawful object and consideration, and are hereby not expressly declared law, void by law। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे भी लगेंगी। तो यहाँ बोलते हैं कि एक एक्ट टू अमेंड है। अमेंड का मतलब ये लॉ भी डायनेमिक इन नेचर है। एवरी लॉ, माइंड इट, is dynamic in nature. It keeps with changing needs of the society and it also keeps the pace with that also. जब भी आपको कुछ चेंज करना है, हम इसके अंदर अमेंडमेंट लाएंगे और हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आगे देखो, यहाँ पे लिखा प्रियम्बल का फर्स्ट पार्ट पैरा जो लिखा, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to transfer of property by the act of parties, it is hereby enacted as follows कि कुछ पार्ट्स ऑफ द लॉ जो रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ द पार्टीज से गवर्न करती है, हम उस लॉ को डिफाइन भी कर रहे हैं और उस लॉ को हम अमेंड भी कर सकते हैं जहां जहां पे हमें जरूरत होगी। लिखा ना एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मींस वेयरएवर इट इज नेसेसरी कि हमें इस पर्टिकुलर टीपीए को जो कि एक्ट ऑफ द पार्टीज से गवर्न होता है, इसको अमेंड करना है या डिफाइन करना है, हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कई बार, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया। 1882 से पहले जितने भी लॉ, चाहे कोई भी लॉ फॉर दैट मैटर, चाहे आपका एसआरए लगा लो, चाहे आपका वो सोगा लगा लो, चाहे आपका पार्टनरशिप या कुछ भी, हम लोगों के पास एक तो ऑप्शन था जब हम पार्टनरशिप को पढ़ते हैं या हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं कि हमारे पास कॉमन लॉ कोर्ट्स, इंग्लैंड कोर्ट्स के हिसाब से हम इंग्लिश लॉ की जजमेंट्स कोट करते हैं। एक प्रिंसिपल और हुआ करता हमारे पास, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जितने भी लॉज है ना आपके, जैसे मैंने लिमिटेशन बढ़ाया था तो मैंने ये बोला था वो इक्विटी पे बेस्ड था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इक्विटी। तो इसी तरीके से आपका ये लॉ भी जब तक नहीं आया था, इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ था, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे बेस्ड था। इक्विटी मींस इक्विटेबल प्रिंसिपल्स, जस्टिस मींस दैट जस्टिस शुड बी सर्व्ड, इट शुड नॉट बी डिनाइड, और कंसाइंस मींस जैसे आपको ठीक लगेगा आप अपनी जुडिशियल प्रूडेंस लगा के ये करोगे। आज भी कहीं ना कहीं ये तीनों वर्ड्स मैनिफेस्टेड नहीं है आपके जुडिशियल सिस्टम में, है ना। जस्टिस दे रहे हो आप, जस्टिस के साथ साथ इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पे जस्टिस दे रहे हो, और जुडिशियल प्रूडेंस तो हम बोलते हैं आपको क्या आप लगाते हो, तो वो जुडिशियल प्रूडेंस यही से राइज हुई। सो व्हेन दिस लॉ वाज नॉट एनैक्टेड वी वर गवर्न्ड बाय दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। कमिंग टू दिस टाइटल, वी आर नॉट सपोज्ड टू रीड द टाइटल। कब आया था वो इम्पोर्टेंट है, मे बी इन सर्टेन रैंडम एग्जाम्स, जैसे आपका शायद एडीए या किसी और में अगर टीपी आ रहा है तो 1 जुलाई 1882 को ये आपका एनैक्ट हुआ था, मींस इट हैज कम इनटू फोर्स। अब इसके बाद एक्सटेंट पढ़ेंगे हम इसमें। एक्सटेंट थोड़ा सा अलग है और डिफरेंट है टीपीए का। एक्सटेंट का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे ये लॉ जो है वो लगेगा, लागू होगा। First, it extends in the first instance to the whole of India except the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B states or in the states of Bombay, Punjab and Delhi। क्या मतलब? थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, बट अभी के लिए हमने क्या समझना है, अभी के लिए हमने इसको ये समझना है कि जो आपका ये एक्सटेंट है वो कहते हैं पहली बार में ये होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, लेकिन वो टेरिटरीज जो 1 नवंबर से पहले पार्ट बी स्टेट्स में या बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली का हिस्सा थी उस पे नहीं लगेगा। अब तो खत्म, क्योंकि 1966 में आपकी स्टेट रिफॉर्मेशन हुई थी, तो उसके बाद ये रिडंडेंट हो गया। जी बिल्कुल लगता है।
इस तरीके से नहीं लगता क्योंकि वहां पे लैंड रेवेन्यू लगता है, बट हाँ इसके बेसिक रूल्स गवर्न होते हैं. Second, but this act or any part thereof may by notification in the official gazette be extended to the whole or any part of the said territories by the state government concerned. तो state government अगर चाहे तो जो states ऊपर छोड़ी हैं उनके ऊपर भी लग सकता है. Specifically दिल्ली में भी आपको TPA आता है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी TPA plays an important role. ठीक है. Next, and any state government may, from time to time by notification in the official gazette, exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions. या तो सारे के सारे प्रोविजन से उनको कह देंगे कि जी ये नहीं लगेगा आप लोगों के ऊपर, या कुछ प्रोविजंस, उसमें से कुछ प्रोविजंस कौन से हैं? सेक्शन 54 का पैरा 2 या सेक्शंस 3, 59, 107 एंड 123, या तो मॉर्गेज या डेफिनेशन क्लॉज या आपका लीज या गिफ्ट वाली प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है. पीटी में, मेंस में नहीं आता. ये सिर्फ जानबूझ के पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो नए बच्चे हैं थोड़े से, जिनका अभी बेस क्लियर नहीं है, उनके लिए. अदरवाइज अगर आप लोगों को ये होते तो मैं ये नहीं पढ़ाती सेक्शन. इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. Next paragraph, notwithstanding anything in the foregoing part of this section, section 54 paragraphs 2 and 3 and sections 59, 107, 123 shall not extend or be extended to any district or tract of the country for the time being excluded from the operation of Indian Registration Act under the power conferred by the first section of that act or otherwise. हाँ जी, उन्होंने बोला कि चाहे ऊपर वाले पार्ट में या सेक्शंस जो दिए गए हैं, कुछ भी दिया गया हो, इट विल नॉट एक्सटेंड और बी एक्सटेंडेड टू एनी डिस्ट्रिक्ट और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द टाइम बीइंग इफ इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. The State Reorganization Act comes to 4 states under Part 8. ठीक है जी, ठीक है, छोड़ो इसको, आप समझो ध्यान से. वो कहते हैं कि जिस जगहों पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उनकी कुछ जगहों पे फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे याद दो कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था टीपीए इज अ कॉम्प्लीमेंटरी लॉ और प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंटारिटी टू द सेल डीड. पढ़ाया था स्टैम्प एक्ट के साथ, और उधर हमने मूवेबल प्रॉपर्टी में सोगा प्लस जीएसटी करा था. रिमेम्बर दैट चार्ट? किसने रजिस्ट्रेशन लगा रखा है यहाँ पे? सॉरी, हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि रजिस्ट्रेशन मेजर लोगों का हो चुका है बिकॉज रजिस्ट्रेशन बहुत बार हुआ है. चलो कमिंग बैक, रजिस्ट्रेशन एक्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है जो हमेशा टीपीए के साथ लगता है, और इसको वाइस वर्सा कर लोगे तो भी सेम रहेगा कि टीपीए भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ लगता है. हो गया, ठीक है. कमिंग टू रिपील ऑफ एक्ट, सेविंग ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा. जाओ जी जाओ, अब इसको पढ़ते हैं. इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग and the enactment specified in the schedule hereto annexed shall be repealed to the extent therein mentioned, but nothing herein contained shall be deemed to affect the provisions of any enactment not hereby expressly repealed. जब से ये एक्ट आया है, जहां जहां पे इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है ये एक्ट अप्लाई करेगा, और जहां पे हमने एक्सप्रेसली इन प्रोविजंस को रिपील कर दिया है वो प्रोविजंस हम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे. लेकिन जो प्रोविजंस रिपील्ड नहीं है, जिनको हमने एज इट इज इंटैक्ट रखा हुआ है, वो एक्सप्रेस प्रोविजंस पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा. सेकंड, any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force, any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force, or any relief in respect of such right or liability, or save as provided by section 57 and chapter 4 of this act, any transfer by operation of law, underline operation of law, or in execution of a decree or order of court of competent jurisdiction. And nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law. And what is that second chapter? That is the transfer of
प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब इसको समझना क्या क्या है। वो कहते हैं जब से टीपीए लगा है, टीपीए लागू हुआ है 1882 से, उसके बाद से टीपीए के एक्सप्रेस प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। अगर टीपीए और आपके पुराने लॉ में कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी आ गई और टीपीए ने उनको रिपील कर दिया तो वो लॉ नहीं लगेगा। अगर वो रिपील्ड नहीं है तो उनके ऊपर ये लॉ लग सकता है। प्लस जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई टर्म्स बतानी है, कोई प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूट करना है जो कि इस लॉ के साथ साथ चल सकती है, तो हम उस पर टीपीए लगाएंगे। दूसरा, वो कहता है कोई भी राइट आपका अराइज हो रहा है या लाइबिलिटी अराइज हो रही है, लेकिन वो लीगल रिलेशनशिप से अराइज होनी चाहिए। अब आ जाओ बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ आया ना लीगल रिलेशन। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ दिस केस? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, 1 2 3 4 5, याद है? यस अनुज। हाँ 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 हाँ, भागा नहीं था, वो बीमार हो गई थी। ही एंटर्ड इनटू अ प्रॉमिस। कमाल कर रहे हो। उसको तो बोलने दो जब से बोल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यू स्पीक। यस, लीगल रिलेशनशिप। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर। ठीक है, कमिंग बैक, यस, कमिंग बैक टू बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, लीडिंग केस ऑन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। होता क्या है, ये दोनों कहीं पे आते हैं रहने के लिए। उसके बाद इसके हस्बैंड को कॉल आ जाती है दैट यू हैव टू रीजॉइन द ड्यूटीज, जहां पे इसकी वाइफ को भी असिस्ट करना था, बट बिकॉज ऑफ हर हेल्थ शी कुड नॉट ज्वाइन, इन विच ही मेड अ प्रॉमिस कि जब तक तुम यहाँ हो ठीक नहीं हो जाती, आई विल पे यू सम अमाउंट दैट विल बी डन ऑन मंथली बेसिस। ठीक, कोई ना, अमाउंट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक अमाउंट प्रॉमिस की गई थी, उस अमाउंट के बेसिस पे आपको वो भेजेगा पैसे हर महीने, एंड उसके बाद जो है जब वो ठीक होगी तो उसको रिज्वाइन करना था अपने हस्बैंड को। इसने पैसे नहीं भेजे, शी फाइल्ड अ केस कि जी देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हर, एंड दैट इज व्हाई शी शुड गेट दैट मंथली अलाउंस, in which the court held that it was a mere social agreement or an arrangement made by the husband towards his wife, and therefore there was no intention to create a legal relationship। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होता। लाइकवाइज अब तुम्हारे ऊपर आ जाती हूँ, तुम लोग एज फ्रेंड्स बहुत प्लान बनाते हो, यहाँ चलेंगे यहाँ चलेंगे, ठीक है, पैसे इकट्ठे नहीं किए बट हाँ सबके प्लान्स बन रहे हैं कि हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। द मोमेंट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले तुम कहते थे नहीं यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो प्लान कैंसिल, दूसरे लोग क्या तुम्हारे अगेंस्ट सूट डाल सकते हैं? द आंसर इज नो, इट वाज मियर सोशल ऑब्लिगेशन, फ्रेंड्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो अगर वो है ही नहीं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो सकता? When you are not serious कि जी मुझे एलिनिएशन करनी है और कोई लाइबिलिटी नहीं है या कोई राइट की कन्फर्मेंट नहीं है आपके ऊपर, तो फिर मुझे ये बताओ कि क्या लीगल रिलेशन आएगा। ध्यान से समझना, अब अगेन लिंकिंग इट विद सीपीसी नाउ। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट प्लस द वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। जब मैं लीगल राइट ही नहीं दे रही तुम्हें, तो कॉज ऑफ एक्शन किस चीज का? मैं वायलेशन करूंगी किस चीज की तुम्हारी? You have a legal right to sit in the classroom. I have violated that. I have thrown you out of the class. तब तो है, you are an intruder here. You are a trespasser here. क्या राइट है तब भी तुम्हें यहाँ बैठने का?
और फिर मैं निकाल दूं तो तुम ये कह सकते हो मेरा राइट मैडम ने वायलेट कर लिया, क्योंकि लीगल राइट नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं है, तो ट्रांसफर किस चीज की? समझ में आया? तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का बेसिस है, ऐसे ही ट्रांसफर भी नहीं हो सकती। तो जहां पे लीगल राइट या लाइबिलिटी है जो एक लीगल रिलेशनशिप से राइज हो रही है, दैट इज फाइन। अगर नहीं हो रही है तो फिर उसके रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आपको गवर्न नहीं करेगा। लास्ट में बोलते हैं कि जो 57 में दिया गया है, ये चैप्टर 4 में दिया गया है, उसके अलावा भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? मैंने एग्जीक्यूशन की एग्जांपल दी थी अभी आपको ना, बाय द कोर्ट एग्जीक्यूशन दी थी, ऑक्शन सेल कराते हैं हम, वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई। दूसरा, जब भी बच्चे एक्ट ऑफ द पार्टीज के थ्रू हम कुछ भी ट्रांसफर करते हैं ना, जो चैप्टर 2 अभी हम पढ़ेंगे, तो जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो हम वहां पे टीपीए के रूल्स लगाएंगे, लेकिन हम मोहम्मदन लॉ पे रूल्स नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनके खुद के पर्सनल लॉज हैं जो वो वहां पे लगाएंगे। दैट इज देयर ओन पर्सनल लॉ विच विल बी एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू गिफ्ट्स, विच विल बी एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं पे इस लास्ट रूल की इंटरप्रिटेशन अगर मैं करूं जो सेविंग क्लॉज के रूप में है, हम ये कह सकते हैं कि टीपीए इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन द मोहम्मदन लॉ। ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल अपॉन द हिंदूज who are Hindus. How many of you now have done Hindu law with me? Please raise your hands. ठीक है, कोई नहीं तो क्या हो गया? He did have, हाँ ठीक है। सौरभ, who is a Hindu? और ये क्वेश्चंस अब हर एक से पूछे जाएंगे जिन जिन के सब्जेक्ट्स चलते चले जा रहे हैं। नहीं लिखेगा कुछ भी, गुंजन एंड आकाश और एनी अदर, हाँ जी निधि, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग हियर। हाँ जी, हाँ जी, यस। नो मर्मरिंग्स आर अलाउड। ठीक है, गुड। अरविंदर कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? अब तू हो गया पुराना, पुराने लोगों के साथ मैं क्या करती हूँ ये पता है ना। हाँ जी, हु आर हिंदूज जसकीरत? ओके, तो अब यहाँ पे सेम रूल की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं हम ना। इंटरप्रिटेशन देखो, हिंदूज की बात की हमने, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे हम नहीं लगाएंगे टीपीए। बचे कौन? हिंदूज जनरली। तो हिंदूज के ऊपर आपका टीपीए इज एप्लीकेबल। क्लियर है? कमिंग टू द अदर पार्ट नाउ। अब हम इंटरप्रिटेशन को अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो चीजें जो है वो लिखो आप लोग इसके अंदर। हाँ जी, 11 to 57। अच्छा हाँ, जी जी। क्या हो गया? इसकी क्लास लगानी है? इसकी क्लास नहीं है? अच्छा, 3 बजे? देख लो बच्चे, अगर आपने जाना है तो फिर हिस्ट्री की क्लास अगर लगानी है तो सर का देख लो आगे है क्या। एक बार मैं आगे की सर अभी क्लास लग रही है उधर, एक बार चेक कर लो। अगर आप लोगों को जाना है तो चॉइस इज योर्स। ये वाली फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ, उस हिसाब से जाओ जाओ। चलो इतने आप लोग लिखो फिर।
as per आ रहे ठीक है as per the transfer of property the word transfer means the word transfer means as per कर लो या in the transfer of property the word transfer means a creation of a new interest a creation of a new interest and as such the word transfer as such the word transfer has not been defined under the TPA next line the word property is also not defined under the TPA is also not defined under the TPA but it means any kind of property it means any kind of property which is either movable or immovable which is either movable or immovable tangible or intangible tangible or intangible and also includes any right or interest in such property any right or interest in such property आगे लिखो इसके बाद ये तो था आपका ट्रांसफर के ऊपर एंड वर्ड के ऊपर ठीक है जी देन आप लिखो इसके अंदर relationship between ये पॉइंटर्स हैं ये सारे अभी ना बेसिक ओवरव्यू है उसके बाद ये डिटेल में चलेंगे relationship between TPA and registration relationship between TPA and registration what is the relationship between TPA and registration लिखो the transfer of property act the transfer of property act is providing complementarity is providing complementarity I'll just write it down सुना नहीं था इसलिए स्पेलिंग लिख लोगे कॉम्प्लीमेंटारिटी क्या लिखा है मैंने टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट specifically in reference to the sale of an immovable property comma for the mortgage comma leases or gifts
जनरल इनके साथ है, तो सेल होगी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो है वर्थ ₹100 अ पार्ट, ठीक है। कमिंग टू द अदर पार्ट, नेक्स्ट लाइन लिखिए, TPA is not exhaustive in nature. TPA is not exhaustive in nature and it is also not retrospective. It is also not retrospective. That is the with respect to their own terms and conditions. No? As a general rule, every substantive law is prospective in nature. So that is what I am trying to say. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव होते हैं हर एक लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव तब लगेगा या तो बेनिफिशियल लॉ या स्टेट गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देने के लिए बैकडेट से अप्लाई करेगी. सो इसमें लिख लेना, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. तो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट जब भी करेगा तो बैक डेट से लगा देगा, वो बताएगा ना लेजिस्लेचर उसको कि लेजिस्लेचर कह रहा है कि जी इट हैज टू बी अप्लाइड फ्रॉम द बैक डेट. ठीक है जी. नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. करो. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी में लिखो मूवेबल, इमूवेबल, यहाँ पे टैंजिबल, इनटैंजिबल, यहाँ पे लिखो एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड. ठीक है, लिखो एब्सोल्यूट जो क्वालिफाइड है उसमें और भी लिख सकते हैं स्लैश करके वेस्टेड और कंटीजेंट. वेस्टेड और कंटीजेंट स्लैश करके डालो, वेस्टेड और कंटीजेंट. अब इसमें लिखो द वर्ड प्रॉपर्टी is any physical or virtual entity. The word property is any physical or virtual entity or virtual entity that is owned by an individual or owned by an individual either singly or single कर लो, either no that would not be a word then. वैसे तो होता है singly and jointly, singly and joint और jointly. जॉइंट होगी तो जॉइंट ऑनरशिप, सिंगल है तो सिंगल ऑनरशिप, इंडिविजुअल ऑनरशिप भी से बोलते हैं. इट इज अ लीगल डोमेन, इट इज अ लीगल डोमेन which institutes the idea of ownership or possession, idea of ownership and possession, that is either there can be a possessory title, that is either there can be a possessory title
or an ownership rights or an ownership rights. ठीक है जी. अभी जो tangible और intangible है, what does that mean? Tangible is which can be touched. And what is intangible? What is this? Software intangible. अच्छा, वो कह रहे हैं आकाश को नहीं छू सकते इसलिए दैट इज इंटेंजिबल, और जिन चीजों को छू सकते हो वो tangible. That's very right. Which can be perceived by your senses are tangible. Which are not perceived by the senses means they can be sensed only. That are intangible. Which you cannot see, which you cannot touch are intangible properties. ठीक है जी. कौन कौन सी हो सकती है? Likewise, अब properties पे आ जाओ. ये तो दिखा दिया मैंने properties. Intangible कौन सी होंगी? और नॉर्मल ये वहां कहाँ चले गए? ट्रेडमार्क, पेटेंट और इन सब पे वापस आओ अपने टीपीए में. एनीथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, रूटेड इन द अर्थ इन सच अ मैनर दैट इट कैन नॉट बी सीन. व्हाट इज इट? Is it a property? What it is? Intangible. Whether it is movable, immovable. Now let's take an example of IPC here as well as TPA. Tree with theft. Link करेंगे. ठीक है? थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, राइट? ट्री क्या है? मूवेबल है, इमूवेबल है. सो इफ अ ट्री इज एम्बेडेड इन द अर्थ, वो अभी पेड़ है, पेड़ के रूप में खड़ा है, उसको काटा नहीं गया या उसके साथ कोई अग्रीमेंट ऑफ सबियरेंस नहीं हुआ है, तो वो अभी तक इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है. विच कैन बी सोल्ड एज पर टीपीए. यस. द मोमेंट इसको कट कर दिया वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. कैन देयर बी अ ट्रांसफर ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी अगेन एज पर टीपीए? रेड विथ सोगा, ऑफ कोर्स 37 तक तो हैं बच्चे, तो सोगा प्लस टीपीए दोनों का वन कर जाएंगे. तीसरी चीज, जब उसको कट कर दिया और उसको हम लेके कहीं और जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वेदर दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट. ठीक है. लिंक समझ में आया? जी जी हाँ, ऑफ कोर्स. बहुत कुछ ठीक है. एनीथिंग. अब आप लोगों ने देखा होगा अंडर योर एग्रीकल्चर लैंड देयर इज अ ट्यूबवेल, बोरवेल विच इज एम्बेडेड डाउन. जो वहां पे वो जो आयरन के वो पाइप्स जाते हैं अंदर या जो भी जाते हैं, वो क्या है? अब intangible property. And now is it an immovable property now or movable? Immovable. लेकिन जब तक वो जा रही थी पार्ट्स में movable. ठीक है. आया समझ में? अच्छा ठीक है सर, अभी पढ़ाऊंगी, आऊंगी 3 सेक्शन पे, टेंशन ना लेते. कमिंग बैक, आ जाओ वापस. अब आ जाओ यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे, जहां पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई. क्या हमने यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है? द आंसर इज नो. इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने बोला है कि ये 3 चीजें इंक्लूड नहीं करती. क्या क्या? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. क्यों इंक्लूड नहीं करती? व्हाट इज टिम्बर हियर? वेरी गुड. वो ऐसी लकड़ जो आप उगाते हो लेकिन जिसका आपको पता है कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो कट होनी ही होनी है, दैट इज नॉट इमूवेबल. ठीक है. ऑफ कोर्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ऑफ कोर्स सीजन आते हैं आपके, उस सीजन के हिसाब से कटती है वो, तो वो भी आपकी क्या बनेंगी? अगेन मूवेबल, नॉट इमूवेबल. अब इसी के साथ क्या यहाँ पे मूवेबल की डेफिनेशन दे रखी है? नेगेटिव डेफिनेशन है. अब देखो कहाँ दे रखी है, यहाँ पे सेक्शन 3 में. मैंने क्या पूछा फिर? सेक्शन 3 में इमूवेबल को भी डिफाइन नहीं किया बच्चे. इन्होंने बोला दीज 3 थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी.
अब आ जाओ, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो ये सर ने बोला, ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन को डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सचर विच इज अटैच्ड टू अर्थ, लिखा है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट टेस्टेड रजिस्टर्ड के बाद मिलेगा तुम्हें अटैच्ड टू अर्थ। जसकीरत मिलवा भाई, ढूंढवाओ उसको। है ठीक। Attached to earth means rooted in the earth, as in the case of trees and shrubs. What are shrubs? Sorry, जिसको तू बोलो। ठीक है, ट्रीज, कौन से पेड़? वेरी गुड। देखो, हमें लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है, हमें कुछ और नहीं लेना, विच इज अदर देन स्टैंडिंग टिम्बर। Any tree which is embedded in the earth, tree can also be considered to be a standing timber. But here we have differentiated. तो स्टैंडिंग टिम्बर और ट्री में यहाँ पे डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस आईपीसी में करा गया है? नहीं किया बच्चे, नहीं किया, कहीं नहीं किया उसने। देखो, मेरी ड्यूटी है तुम्हें लिंक करने की। एक तो बाय चांस ही सब्जेक्ट को आईपीसी शुरू हो रहा है तुम्हारा, दूसरा इसके साथ लिंकेज है। थोड़ी थोड़ी लिंकेज डजंट मीन कि मैं सिविल में क्रिमिनल को इंटरमिंगल कर रही हूँ, नो। इट्स का लिंकेज कहाँ, जहां पे ट्री वर्ड यूज हो गया, मैं थ्रू आउट पूरे लॉ में आपको ले जाऊंगी वहां पे। ठीक है, कमिंग बैक, एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग्स। आपकी नींव क्या होती है? ठीक है, ऑल द मशीनरीज विच आर रूटेड इनसाइड, दैट इज एम्बेडेड, है ना। ब्लॉक्स, स्टोन्स जो अंदर लगते हैं। नेक्स्ट, अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर अ परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। कोर्स दी, अब देखो तो बोरवेल, बोरवेल के ऊपर जो परमानेंट अटैच हुआ है, वो चीज जो है वो भी। अच्छा, ये इसके साथ, हाँ हाँ, मुझे लगा पता नहीं क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन, बोला कर। ठीक है जी, समझ में आया। तो ये अटैच टू अर्थ है। अटैच टू अर्थ के अंदर इन्होंने लिखा है, ये जो अटैच टू अर्थ है इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन, या डिग्री ऑफ एनेक्सेशन, या अनेक्स्चर्स। ठीक है, वैसे तो एनेक्सेशन आएगा, नॉट एनेक्स्चर्स। एनेक्स्चर्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वो एनेक्स्चर्स होते हैं। ये एनेक्सेशन है। एनेक्सेशन मीन्स हिंदी, हिंदी, हाँ, अटैच, जुड़ा हुआ। इंग्लिश भी हो जाएगी। अटैच मीन्स जुड़ा हुआ, जो उसके साथ फिक्स्ड है, इकट्ठा है, स्थापित। हाँ, राइट, ठीक है जी। कमिंग बैक टू दिस, अब वापस आ जाओ आपकी प्रॉपर्टी में, जहां पे हमने अभी कुछ चीजें जो है वो डिस्कस की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब आ जाओ, लिखो इसके ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। एज पर सेक्शन 6, सॉरी 3 सबसेक्शन 26 of, very good, General Clauses Act, it defines immovable property as per section 3 subsection 26 या clause 26 of General Clauses Act, comma, it defines or provides that immovable property includes, ऐसे चार्ट बना लेना दिस पे, ऐसे करके। नंबर 1 is the land, second, things attached to earth, third, things permanently fastened to what is attached to the earth, or the benefits
which is arising out of the land, which is arising out of the land. लैंड क्या होता है? नहीं, इमूवेबल तो है. व्हाट इज लैंड इफ यू वांट टू? अंडरनीथ, अबव एंड द फॉर्मिंग, द बेस, द बिलो थिंग एंड द अबव द बेस. सो वो क्या बनेगा आपका? ठीक है. लैंड मीन्स एक सरफेस. सरफेस जो नीचे है, सरफेस जो जहां दिख रहा है वो, या उसके ऊपर जो सरफेस क्रिएट किया गया, वो क्या बनेगा? आपका लैंड. सपोज करो ये है तो उल्टा, बट लैंड नहीं है, ये समझाने के लिए. ये एक रूफ है, ये उसके बीच में एक और रूफ होती है. अगर वो नीचे बिनीथ कर दे, उल्टा कर दे इसको, so एक बिनीथ, एक द मेन सरफेस एंड एक अबव द सरफेस जो लगा हुआ, दैट इज लैंड. लैंड नहीं समझ में आया? लैंड मीन्स एक सरफेस. वो सरफेस जो जमीन के नीचे भी है, जमीन भी जहां दिख रहा है वो है, या उसके ऊपर है हल्का सा, दैट इज लैंड. तुम्हारे इधर हिमाचल साइड जो फार्मिंग होती है वो कैसे बोलते हैं उसको? स्टेप फार्मिंग. लैंड. समझ में आया? दैट इज लैंड. हाँ जी. कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट मेटल एंड कोर. साइंस नहीं पढ़नी हमने यहाँ पे. ज्योग्राफी, साइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग.